जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th का आपका मॉडल पेपर किस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको गणित का मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। प्यारे मित्र, बिल्कुल सेम इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है, जिस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले खंड आ दिया गया होगा। ठीक है, खंड आ होगा और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि यदि 65 तथा 117 का HCF 65m-117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है कि 65 और 117 का HCF, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि 65 और 117 का अगर HCF हम निकालेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 65 है, ठीक है, और उसके बाद में कितना है 117 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम HCF यानी कि मासा निकालेंगे तो इसका मासा कितना आ जाएगा प्यारे मित्र, 13 आएगा इसका मासा। ठीक है, आप निकाल करके देख लेना। 65 और 117 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि देखिए इन दोनों का मासा हमको कहा जा रहा है कि कितना है, 13 है, तो इनका मासा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे कि इनका मासा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और बराबर ये किस रूप में है, 65m-117 इस रूप में है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर माइनस में और इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 13 + 117 और इधर है 65m। ठीक है, अब 117 में जब 13 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा और बराबर में कितना है 65m। ठीक है, अब 65 51 65 और 65 दूना 130, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और m बराबर 2 आया, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या होगी। तो याद रखिएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए जो संख्या होगी वो 2p + 1 होगी। ये ऑप्शन कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और 100% इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = x² तथा kx + ky = 1 के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखिए इनको हल करना बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे हल करेंगे कि दिया गया है kx, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बराबर कितना है, हमारा k है, b1 बराबर कितना है, 1 है, और c1 बराबर कितना है, k² है। ठीक है, इसी तरह से a2 बराबर आपका कितना है, a2 बराबर आपका कितना हो, ध्यान से देखिएगा कि a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, x है, इसका मतलब a2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और b2 का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b2 बराबर k, और c2 का मान कितना हो जाएगा, 1 दिया गया है तो c2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को आप बट्टे के रूप में लिखेंगे तो a1/a2 यानी k/1, और b1/b2 यानी कि 1/k, और c1/c2 यानी कि k² 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इनको हम क्रॉस गुणा करवाएंगे, तो इनको क्रॉस गुणा करवाएंगे तो k² और बराबर 1 × 1 = 1। ठीक है, स्क्वायर को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर √1, और किसी का रूट निकालते हैं तो आंसर आता है प्लस माइनस में। ठीक है, आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही होगा, +-1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि समीकरण युग्म 2 समीकरण आपको दिए गए हैं और इसमें x y का आपको मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। एक्स वाई का मान निकालना है, देखिए बड़ा ही आसान है। इसमें या तो x का मान काटना होता है या तो y का मान काटना होता है। तो मान लीजिए कि x वाला पद आपको काटना है, तो ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसमें 2 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 दूनी 4y, और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, और समीकरण ये पहला वाला आप यहाँ पर लिख लेंगे 2x + 3y = 18। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे,
घटाने घटाने पर करेंगे तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, 4y और 3y तो जोड़ेंगे आपस में इनको, ठीक है। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7y, ठीक है। ठीक है, अच्छा 2 से जब हमने इस समीकरण में गुणा करवाया था तो यहाँ पर 2 से गुणा हुआ 2x हुआ, यहाँ पर 2 से हुआ तो 2 दूनी 4 हुआ, और यहाँ भी 2 से होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हमारा प्लस में है, 18 माइनस में है, तो 18 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -14 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। y का मान आपका आया है 2, इसी को आप इस समीकरण पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x माइनस 2 गुणे y का मान कितना आया है 2 और बराबर में 2, तो लिखेंगे x माइनस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और बराबर में 2, तो x बराबर 4 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हुआ, 2 + 4 तो x बराबर 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो 6 और 2, ठीक है ना, 6,2 जो आपका ऑप्शन होगा वही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 6,2 देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है द्विघात समीकरण से विविक्तकर का सूत्र लगा करके इसको भी सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 = 0, ठीक है, ये दिया गया है। विविक्तकर का सूत्र आप लगा दीजिए, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। b का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस का 6 का स्क्वायर, -4 है तो 4 लिख दिया, a का मान कितना है 3 तो गुणे 3 और गुणे c का मान कितना है 4, ठीक है। तो ये 6 6 कितना हो गया 36 और ये गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। आप घटाएंगे भैया तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -12, ठीक है, घटाने पर क्या आ जाएगा -12, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगाना है, इसमें भी विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से लगाएंगे तो 12 आपका आंसर आएगा, इसे आप लगा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि दो आकृतियों का आकार समान तथा अमाप समान नहीं है तो वो कहलाती हैं, ठीक है। तो भैया अगर किसी भी आकृति की भुजा और कोण यानी कि माप और कोण सभी समान होता है तो वो सर्वांगसम कहलाता है, अन्यथा वो समरूप कहलाता है, तो इसमें समरूप सही हो जाएगा। अगला है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, ठीक है। तो जो समरूप त्रिभुज है उनका अगर अनुपात में जो भुजाएं हैं वो 3:5 हैं तो उनका क्षेत्रफल भी 3:5 ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि P में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि P का मान आपको दिया गया है -6,8, ठीक है। P का मान कितना आपको दिया गया है, P का मान आपको दिया गया है -6,8 और Q का मान आप मान लीजिए 0,0 और दूरी का इसमें लगा दीजिए सूत्र, ठीक है। तो दूरी का सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 यानी कि 0 अंडर रूट में क्या लिखेंगे 0 - x2 - x1 0 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। और y2 का मान कितना है तो ध्यान से देखिएगा ये भी 0 है और -y1 का मान कितना है -8 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस तो प्लस होगा, ठीक है, यानी 6 छंग हो जाएगा 36, ठीक। उसके बाद में इसको हम गुणा करेंगे तो 8 8 ये भी कितना हो गया 64, ठीक है। फिर क्या करेंगे 64 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √100 और 100 का मान कितना होता है 10, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि जो 10 आपका है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपका है दो बिंदुओं -8,0 तथा 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है ये सवाल लगाना। देखिए पहला बिंदु दिया गया है -8,0 और दूसरा क्या दिया गया है 0,-8, ठीक है। तो इसमें x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो लिखेंगे x1 + y1/2, ठीक है, और y x2 + y
2/2, यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो x1 का मान -8 और प्लस y1 का मान 0/2, और इसमें 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, और /2 काटेंगे कितना आ गया, -4। ठीक, ऐसे ही x2 का मान कितना है 0, और प्लस y2 का मान कितना है -8। 8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा, /2 और काटेंगे तो -4, यानी कि -4, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए sin 49/41 दिया गया है, -17/73 दिया गया है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखिए आपको दिया गया है sin 49/cos41, तो आप किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक को चेंज करेंगे तो sin 49 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 49 को लिख सकते हैं sin 90 - 41। ठीक है, चूंकि जब हम 90 से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 से 41 घटाएंगे तो 49 ही आएगा। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, cos 41। ठीक है, माइनस लगाएंगे, cos 17 को हम लिख सकते हैं sin 90 - 73, चूंकि जब 90 से 73 घटाएंगे तो हमारा यही 17 तो आएगा। ठीक है, और बटे लगाएंगे, कितना लिखा sin 73, तो sin 73 आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, अब sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, यानी sin 90 - 41 बराबर क्या हो जाएगा, cos 41, और बटे में भी क्या है, cos 41, माइनस sin 90 - 73 बराबर क्या होता है, sin 90 - 73 बराबर क्या होता है, cos। ठीक, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके है cos लिखा गया है भाई, cos है। ठीक है ना, तो cos 90 - 73 बराबर क्या होगा, sin 73, चूंकि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin 73, और बटे में क्या है, sin 73 है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि sec 60 का मान बताइए। तो sec 60 का मान आप सभी को पता होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में ABCD में से कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। ठीक है, तो फिर 13 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, किसी पेड़ की जो छाया, मान लीजिए पेड़ है, ठीक, और पेड़ की छाया ऐसे इस तरफ बनेगी। ठीक है, इस तरफ बनेगी, तो जो पेड़ की छाया है यानी कि ये है, ये इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई है x, तो इसकी छाया हो गई x √3। ठीक, तो हमें ये बताना है, यानी कि थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये A B और ये C हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि AB, ठीक है, क्या लिखेंगे AB, और बटे में BC, और ये AB है लंब, BC है आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। ठीक, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। AB का मान x है, और बटे BC का मान क्या है, x √3 है, और बराबर में है tan थीटा। ठीक है, अब x से x कैंसिल हुआ तो 1/√3, और बराबर में क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, अब ये कितने का मान है, तो ये है मान tan 30 का, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, और बराबर में क्या है, tan थीटा। tan से tan कैंसिल हुआ, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 30। थीटा बराबर 30, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखिएगा कि एक मीनार के A तथा B दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के कोट पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई, तो याद रखिएगा कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो AB से एक दूसरे की दूरी पर है, यानी कि √AB आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि दो वृत्तों की परिधियां जो है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, πr1। ठीक है, तो मान लेते हैं कि πr1 बराबर, ठीक है, यानी होती है 2πr1 और 2πr2। ठीक, दो परिधियां दी गई है, 2πr1 बराबर 2 है, और 2πr2 बराबर क्या है, 3 है, और ये किस में हो जाएंगी, अनुपात का मतलब बटा में। ये 2πr1 2πr2 कट गया, यानी कि r1 बराबर 2 आया, और r2 बराबर कितना आया, 3 आ गया। ठीक, तो हमें क्या बताना है, उनका क्षेत्रफल बताना है, किसका, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², लेकिन दो वृत्त है तो πr1 का स्क्वायर और बटे πr2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, r1 का मान कितना आया है, 2, तो r1 की जगह पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और r2 का मान आया है 3, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, यानी कि इसी को अनुपात में लिखें तो 4:9। 4:9 का मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक वृत्ताकार चांद का परिमाप 72 है।
ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार चांद का परिमाप आपको दिया गया है 72 और इसका व्यास हमको बताना है। तो चाहे वृत्त का परिमाप कहा जाए या वृत्त की परिधि कहा जाए, इसका सूत्र यही होता है 2πr। ठीक है, परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 72 दिया गया है, यानी 2πr बराबर 72 है। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 दूना 72 होता है, यानी पाई आर बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर में क्या होता है, 36। जब हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुणे आर बराबर 36, यानी आर बराबर हो जाएगा 36/22। ठीक है, और ये गुणे में क्या हो जाएगा 7, चूंकि ये 7 आकर के इधर गुणा होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो आएगा आर का मान, निकालना हमको त्रिज्या है, सॉरी व्यास निकालना है। ठीक है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या कितना होता है, दूना होता है। तो दूना होता है तो 2 से इसमें क्या करवा देंगे, गुणा। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा व्यास का मान होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो इसका सूत्र तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमें कमेंट करके बताना कि संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, तो जो गोले का आयतन होता है वो आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 और पाई आर क्यूब, यही होता है। हमारे पास 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, तो पाई R1 का क्यूब और बटे फिर से 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, यही हमको कर देना है। और बराबर में क्या दिया गया है, 64:27, यानी कि 64/27। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होगा, तो R1 का क्यूब और बटे R2 का क्यूब और बराबर में 64/27। ठीक है, फिर लिखेंगे R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। 64 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 3, चूँकि 4 चौको 16 चौको 64, और 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। ठीक है, दोनों तरफ से क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, तो R1 बटे R2 बराबर होगा 4/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4:3, और 4:3 यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आपको लिख लेनी है। कहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की हमको क्या बता देनी है, माध्यिका बता देनी है। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिखेंगे चूंकि ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 11, 13, 15 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 17, 19, फिर क्या लिखेंगे 23, फिर क्या लिखेंगे 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभाज्य संख्या का मतलब होता है या तो वो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त वो किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसकी क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब मध्य की संख्या, बीच की संख्या। तो इसमें बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ देंगे और 4 इधर छोड़ देंगे, बीच में आया 11 और 13। ये माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि बीच की दोनों संख्याओं का योग बटे का 2, 11, 13, 24, 24 बटे का 2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये क्या करना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। इन सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, इन सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और जोड़ लेने के बाद में क्या करना है, समांतर माध्य निकाल लेना है। तो यक्ष का मान आपका 15 निकल आएगा। तो इस तरह से आपका खंड आ समाप्त होता है। खंड आ के 20 विकल्प प्यारे मित्र इसी तरह से आएंगे, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ से आपका खंड बा शुरू होगा। खंड बा में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का 100% आएगा ही आएगा। प्रतिस्थापन विधि मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है कि प्रतिस्थापन विधि आपको लगाने के लिए आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको व्युत्क्रम यानी कि इसका आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। फिर त्रिभुज से एक सवाल होगा सिद्ध करने के लिए, और उसके बाद त्रिकोणमिति का सवाल। ठीक है, जो इसमें का दूसरा खंड होगा, देखिए दूसरे खंड का जो सवाल बना है वो गोला शंकु आयतन से बना हुआ है। ठीक है, और खंड खा जो है वो प्रायिकता प्रश्नावली से माध्यिका निकालने के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना बता दिया है। √3, √5, √7 ये सिद्ध करने के लिए हर बार 100% आता है, इस बार भी आएगा। ये भी मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो खंड आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर होगा उसमें भी देखिए सिद्ध करने के सवाल आएंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का सवाल एक दिया गया है कि सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज कर्ण का बना हुआ है तो उसकी दो भुजाओं पर बने वर्ग किसके बराबर होंगे। उसके बाद निर्देशांक के सूत्र से क्वेश्चन लगाना है और बताना है कि संरेखी है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तीनों बराबर आ जाते हैं तो संरेखी होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से होगा और फिर अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से होगा, ठीक है। उसके बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है और दूसरा शंकु बेला आयतन प्रश्नावली से है, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको प्रायिकता से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका जो है त्रिभुज प्रश्नावली यानी सिद्ध करने से मिलेगा। तो अगर क्लियर बात करें तो भैया सिद्ध करने वाले सवाल जो हैं कम से कम 4 आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां से, त्रिभुज से, ठीक है। तो त्रिभुज प्रश्नावली पढ़ना आपके लिए बहुत ही मस्त है क्योंकि इसमें से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 से 10 नंबर तो आपको सिद्ध करने पर ही आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको रचना पढ़ लेना है जैसा कि मैंने बता रखा है वीडियो में ऑलरेडी, ठीक है। और त्रिकोणमिति पढ़ लेना है और बेलन और शंकु और प्रायिकता, इतना आप पढ़ लेंगे तो 100% आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।